ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा। कोविड से बचाव में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है और देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा हो गई है। कल 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोविड के 31,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। श्रोताओं, कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड के मानदंडों का सख्ती से पालन करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नजर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर वैक्सीनेशन को तेज करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर किया जाना चाहिए। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आवाज ही नहीं आ रही। जी हेलो। हाँ हेलो। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वार्ष्णेय से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड के मानदंडों का, दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी ये देश में हमारे केस जरूर कम हो गए, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है तो लोग पर्यटक स्थलों पे या बाजारों में काफी भीड़ लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है, और प्लस जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं कि मास्क को बहुत से लोग लगा नहीं रहे हैं या बहुत से लोग प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं, और उनको ये समझना चाहिए कि देखिए इन्फेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, वायरस अभी हमारे बीच में है और अगर हम ये लापरवाही बरतेंगे तो ये वायरस फिर से फैल सकता है और जैसा बार बार सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो फिर थर्ड वेव जो कोरोना की उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि सब लोग सावधानियां रखें और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता सबका, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी रखना बहुत जरूरी जी। और जैसा कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर V.K. पॉल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये समय बेहद सतर्क रहने का है और उन्होंने कहा कि विश्व के कुछ भागों में कोविड की तीसरी लहर देखी जा रही है और ये लोगों से अपील की है कि हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि भारत में कोविड की तीसरी लहर न आए। तो ऐसे में हम किस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर वार्ष्णेय कि हम तीसरी लहर को आने से कैसे रोक सकते हैं? जी, ये पूरे विश्व में देखिए ये बीमारी फैली हुई है और ये देखने में आया कि जहां जहां भी जब केस कम हुए और जहां जहां भी लॉकडाउन खुला और पब्लिक जो है फिर वो मार्केट प्लेस में आई, पर्यटक स्थलों पे आई या और जगह जो सामाजिक हमारे जो है वो मिलन ज्यादा होने लगा, कहीं पे पार्टियां होने लगी कहीं, तो वहां पे फिर जो है वो वायरस बढ़ने लगा और उसका प्रकोप बढ़ने लगा। तो यही हम लोगों को आगाह करता है कि जब भी देखिए हम इस तरीके की भीड़ लगाएंगे तो वायरस कहीं पे भी नहीं गया। पूरे विश्व में जहां जहां भी जब लॉकडाउन खुलता है
और लोग आप बाहर आते हैं तो फिर वायरस के केसेस फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो तीसरी वेव आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे देश में अभी दूसरी वेव काफी डिक्लाइन पे है और ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम सब लोग मिलकर सावधानी रखें और सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लगातार चल रहा है तो यही एक बचाव हम कर सकते हैं कि थर्ड वेव ना आए और अपने को वायरस से बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय, आप जैसे एक्सपर्ट्स और आईएमए की अगर हम बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है और लोगों से भीड़ न इकट्ठा करने के लिए अनुरोध किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो भी लोग बाहर जाने का, बहुत सारे लोग बाहर हैं भी पर्यटन स्थलों पर और प्लान भी कर रहे हैं बाहर जाने का, ऐसे में किस तरह की, अगर जाना ही है तो किस तरह की सावधानी लेकर जाएं और वहां पर किस तरह से सुरक्षित रहें? देखिए, सबसे आवश्यक तो है कि बहुत बड़े जो है वो आयोजन ना किए जाएं, जो चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन है, छोटे करे जा सकते हैं और उसमें ये मैंडेटरी किया जाए लोगों को। अगर जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा वो अपना, अगर बहुत जरूरी है कहीं पे है तो फिर ये है कि अगर कोई इतनी बड़ी धार्मिक या सामाजिक या किसी तरीके का है तो अगर वहां भीड़ ज्यादा है तो फिर वो कोरोना का टेस्ट करा के जाए, RT-PCR, और जिन लोगों का वो निगेटिव है उन्हीं को फिर वहां पे जो है वो परमिट किया जाए। और फिर वहां पे भी जो है लोग अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अच्छी तरीके से मास्क पहने, जहां तक पॉसिबल है सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करते रहें। अगर ये सब सावधानियां रखी जाएंगी तभी शायद हम इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे और जो भी है धार्मिक यात्रा या कोई भी आयोजन या उसका आनंद भी ले सके। तो आइडिया यही है कि सावधानी बहुत जरूरी है और रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी में उसको अलाउड करना चाहिए। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि आपने कहा और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो कई बार कुछ मार्केट्स को दोबारा से बंद किया गया क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, भीड़ लगने लगी कि वहां पे और भीड़ के साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग दुकानदार हैं, अगर हम रिटेलर्स की बात करें, जो ग्राहक हैं उनकी बात करें, किस तरह से बाजार में लोग अपने आप को कोविड से बचा के रखें, किस तरह का काम करना चाहिए? हाँ, देखिए, जहाँ तक है, देखिए सरकार ने कई चीजें करी हैं। जहाँ तक ट्रैवलिंग का सवाल है, जैसे हम बसों में, मेट्रो में है तो वो 50% कैपेसिटी के साथ लोग बीच में जगह करके सरकार अलाउ करती है, या कई जगह जो है ऑफिसों में या और जगह भी 50% एक्टिविटी के साथ लोग 50% भीड़ के साथ जा रहे हैं। परंतु जो बड़े बड़े बाजार हैं उनमें शायद ये कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए उनको ये होता है कि बाहर से कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि नहीं भाई अब इतने लोग से ज्यादा उस जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे जब तक कि वो निकल ना जाए, मतलब उनके एग्जिट और एंट्री गेट बनाए जाए और इस तरीके से जो है उसमें कुछ परमिशन भी कुछ दी जाए कि भाई इतने लोग जाएंगे, जब वो लोग बाहर निकल आएंगे तब दूसरों को परमिट मिलेगा, और ये सब पहले से ज्यादा एडवर्टाइज किया जाए। प्लस जो लोग भी वहां पे जा रहे हैं उनका पूरा चेकअप के बाद जाएं कि भाई उनको किसी को बुखार या खांसी या कोई और लक्षण तो नहीं है, वो अपना मास्क लगाए हुए हैं, वैक्सीनेशन अगर हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, देखिए अब दोनों चीजें हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी लोगों को जरूरी होती है। जैसे जो मार्केट्स हैं, जो दुकानदार हैं, अगर उनका सब कुछ व्यापार ठप हो जाता है तो उनके लिए भी परेशानी होती है, और जो पब्लिक हैं उनके लिए भी देखिए सामान खरीदना या रोजमर्रा की चीजें जरूरी होती हैं, तो जाना भी जरूरी होता है, परंतु उसको एक ऐसा तरीका बनाया जा सकता है। प्लस दुकानदारों की ये है कि भाई हर दुकान पे भीड़ न लगा जाए। कुछ जगह उसमें ये होता है कि अगर दुकान के भीतर है तो सिर्फ कुछ ही ग्राहक उस समय भीतर जाने दें, या बाहर जो है अगर है फिर उसमें एक दूरी बना के उनकी रखी जाए। तो इस तरीके से कंट्रोल्ड एक्टिविटी के साथ अगर ये सब चीजें की जाएं तो दोनों काम हो सकते हैं, व्यापारिक गतिविधियां भी चल सकती हैं और लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं। और दुकान वगैरह के भीतर भी जो है वो मास्क हमेशा पहन के, ये नहीं कि वहां पे दुकान के भीतर चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि उस समय अगर आप ये सब करेंगे तो मास्क जरूर उतारेंगे और उतना वक्त काफी है। अगर किसी को एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन फैलने का डर पूरा है। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम कोविड की पहली लहर पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा मामले 17 सितंबर 2020 को आए थे, जिसमें 97,000
से ज्यादा मामले थे। दूसरी लहर में अगर हम देखें तो 6 मई 2021 को 4,12,000 से ज्यादा मामले आए। अब तीसरी लहर की बातें हो रही हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। ये क्या वेरिएंट है और इससे लोगों को किस तरह का खतरा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है, मैंने अपने पहले भी कई प्रोग्रामों में बताया कि वायरस जो है वो अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, क्योंकि वो भी नेचर में सरवाइव करना चाहता है। तो जो उसके ऊपर का जो लेयर होती है उसमें जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसको वही, और जब वो कुछ चेंज करता है तो उसको हम नया नाम देते हैं कि भाई डेल्टा हो गया, डेल्टा में एक और चेंज आ गया। जैसे डेल्टा में 2 चेंजेज आए थे ओरिजिनल वायरस से, तो वो डेल्टा हुआ। फिर दूसरे, तो ये जो वायरस इस तरीके के चेंज करता है तो वो कई बार क्या होता है कि ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक का मतलब वो ज्यादा ट्रांसमिशन हो जाता है, इन्फेक्शस हो जाता है, वो तेजी से एक दूसरे में फैलने लगता है। कई बार वो हमारी जो है जो इम्यून एस्केप फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं कि हमारे जो शरीर की एंटीबॉडी है, चाहे वो नेचुरल एंटीबॉडी हो या वैक्सीन से एंटीबॉडी हो, उसको भी जो है एस्केप कर जाता है और उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से जो है वो ज्यादा फैलने का भी डर रहता है और ज्यादा घातक भी हो सकता है। जैसे डेल्टा की केस में हम लोगों ने देखा था कि केस बड़े तेजी से फैले थे और जैसा आप कह रहे हैं कि 4-4 लाख केस आए थे और काफी लोग जो है ज्यादा बीमार पड़े थे। अस्पतालों में सीरियस निमोनिया हो गया था, उस समय ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये बिल्कुल, जब वायरस देखिए कोई भी रूप, हमें नहीं पता कि ये वायरस अभी कितने वेरिएंट है, कितना जो है इसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसलिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि बचाव का तरीका एक ही है, चाहे देखिए चाहे कितना भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, एक लैम्डा वेरिएंट आ गया, इसी तरीके से हर देशों से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। पर सब जगह देखिए यही है कि जो वैक्सीनेशन अगर उपलब्ध है तो वो लोग आप वैक्सीनेशन अपना जरूर कराएं, जिनको भी मौका मिल रहा है। इसके अलावा चाहे इन्होंने वैक्सीनेशन कराया हो या ना कराया हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर देखिए मास्क अगर आप प्रॉपर तरीके का लगाते हैं, अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक के रखते हैं, तो आप ये मानिए, और दूरी है तो आप ये मानिए कि 98% आपका बचाव हो जाता है। तो मास्क, अच्छा मास्क और सही ढंग से मास्क लगाना ये अत्यंत आवश्यक है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। आप हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर रामपुर उत्तर प्रदेश से अनीसुर रहमान जी हैं। हेलो रहमान जी, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? मैं ग्राम धनुपुरा, जिला रामपुर से आपका निमित रहमान बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी बताइए। जी सर, मेरा सवाल यही है क्योंकि सर हर गांव के अंदर, हर गांव में कैंप लग रहे हैं और वैक्सीन लगाई जा रही है, तो सर उनसे क्या कहना सर, बहुत सारे व्यक्ति वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और बहुत सारे नहीं लगवा रहे हैं। और सर एक कहना यह है, वैक्सीन लगवाने के बाद में सर तबीयत खराब क्यों हो रही है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। हेलो जी डॉक्टर वार्ष्णेय, ये देखिए इनका सवाल देखिए बहुत है, क्योंकि देखिए जब भी ये वैक्सीन हम लोगों ने अभी करोड़ों लोगों को लगेगी, सामान्यतः ये दोनों ही वैक्सीन जो अभी उपलब्ध हैं, तीसरी वैक्सीन भी कुछ जगह जो स्पुतनिक है रूस की लगी है, ये सभी सुरक्षित हैं और 70-80% प्रभावी भी है। और दूसरे देखिए वैक्सीन लगने के बाद माइनर साइड इफेक्ट, जिसमें ये होता है कि आपको जहां पे वैक्सीन लगी है वहां पर हल्का दर्द हो सकता है, एक आध दिन के लिए बुखार आ सकता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इससे ज्यादा जो है साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, बहुत ही रेयर। अपने इंडिया में 10-1 लाख लोगों में एक आध केस देखा गया है जिसमें कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई है, या एक आध केस में जो है सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ है। तो देखिए वैक्सीन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा यही होता है कि जितने भी देखिए स्वास्थ्य वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं या जो और स्वास्थ्य वर्कर हैं, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उसके बाद हमारे जो है और भी जो है बड़े बड़े चाहे नेता हो, अभिनेता हो या समाज के बड़े सभी व्यक्तियों ने वैक्सीन लगाई। तो अनुभव यही है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर किसी के मन में कोई भ्रम है तो वो उचित तरीके से डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके की कोई अगर अफवाह फैलाता है कि वैक्सीन से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है
या तरह तरीके की बातें करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनमें पढ़िए, आप अखबारों में पढ़िए, डॉक्टरों से या जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लीजिए, और खासतौर से जिन लोगों ने वैक्सीन लगाए उनका भी अनुभव लीजिए। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर 99.9% लोग सब सुरक्षित हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोगों के मन में कोई दुविधा भी है, बिल्कुल ना पड़े, अगर वैक्सीन मिल रही है तो जरूर लगवाएं। जी, और अब हम रुक करते हैं हिमाचल में कुल्लू का, जहां से राजू सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। सर मेरा प्रश्न है कि कोरोना की सर कितनी लहरें हैं, तीसरी और सर कई चौथी भी आई है सर। दूसरा मेरा प्रश्न है कि सर फाइजर ने बोला है कि एक साल के अंदर तीसरी डोज की भी जरूरत है। तो सर मेरा मानना है कि इतनी डोज 3 4 तो वैसे लोग घबराए हुए हैं। कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, लहर जो है कोई ऐसा नहीं होता। जब हम देखिए कोई भी केस बढ़ते हैं तो सरकार उसमें लॉकडाउन लगाती है, या काफी हद तक कुछ जिन उस समय केस बढ़ते हैं वहां लोगों का जो है आना जाना बंद कर देती है। फिर धीरे धीरे केस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को फैलता है। तो वो जब व्यक्ति आपस में संपर्क नहीं करेंगे तो वायरस के केस कम होते चले जाते हैं। लेकिन जब केस कम हो जाते हैं तो परमानेंट देखिए लॉकडाउन तो लगाया नहीं जा सकता। फिर लोगों को लॉकडाउन खोलते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, और फिर वो बाहर आने पर जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाते तो फिर उनको इन्फेक्ट, क्योंकि वायरस अभी देखिए वातावरण में रहता है, वो कहीं गया नहीं, तो वायरस फिर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लहर बोलते हैं। तो लहर तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने को सही तरीके से व्यवहार करेंगे तो हम तीसरी लहर या चौथी लहर या कोई भी लहर है उससे बचा सकेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो लहरें आती रहेंगी, वो तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि वायरस कहीं जाता नहीं, और वो जब तक कि हमारी 70% से ज्यादा पॉपुलेशन में इम्यूनिटी ना डेवलप हो जाए, या तो हम उन्हें वैक्सीनेट कर पाए या उनमें नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए। जब लगभग 70% आबादी जो है वायरस से इम्यून हो जाती है, तभी वायरस के फैलने का खतरा कम हो पाता है। जी, और अब हम रुक करते हैं गुजरात में गांधीनगर का, जहां से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दिल्ली वाले गांधीनगर से बोल रहा हूँ। दिल्ली वाले गांधीनगर से? जी बिल्कुल बताएं। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गांधीनगर जो दिल्ली की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ काफी भीड़ होती है। यहाँ हम काफी अपने को सुरक्षित समझते हैं जब हम लॉकडाउन में रहते हैं। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है, और जब मार्केट खुल जाती है डॉक्टर साहब, यहाँ इतनी भीड़ होती है तो हम लोग बड़े समस्या में आ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो समाज में नेगेटिव माइंड के लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनको पहले भी तो पता था डॉक्टर साहब कि पहले भी तो बीमारियां होती थी। जब ये हमारा बीमारी कोरोना नहीं आई थी, पहले भी तो लोग बीमार होते थे, तब भी तो ये खांसी, जुकाम और बुखार, दर्द, दुनिया भर की इनकी कमर में दर्द होते थे। तो ये समाज में इन्होंने जो जाहिलता फैला रखी है, नेगेटिव माइंड के लोग समाज में हैं, वो हर बार हम कार्यक्रम में सुनते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जो दूसरे लोगों को पॉजिटिव माइंड ना देके नेगेटिव माइंड ही हमेशा बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये दर्द जो होता है, तो दर्द के लिए मैं आपसे डॉक्टर साहब से पूछा था, अगर इन लोगों को पहले दर्द की दवा देके फिर इंजेक्शन, टीका लगाया जाए तो इनको दर्द ही नहीं होगा। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, एडवांस में क्या ले सकते हैं? आपने काफी अच्छा बात उठाई है। सबसे बड़ा तो यही है कि देखिए हमारा बहुत बड़ा देश है, और उसमें हर व्यक्ति की जो है वो योग्यता जो है, शैक्षिक योग्यता डिफरेंट है। तो कई बार बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैली रहती हैं और उससे लोग और डरे रहते हैं। तो आइडिया यही है कि जो लोग भी हम लोग जागरूक हैं, हम सब सामाजिक व्यक्ति हैं, जागरूक जो व्यक्ति हैं, वो उनके संपर्क में जो भी आते हैं, जैसे अब आप एक व्यापारी हैं, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात करी कि आप लोग सब जागरूक, तो आपके संपर्क में जो भी लोग आ रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग, ये उनको समझाने की जरूरत है कि नहीं भाई ये गलत फहमियां मत पालिए। हम सब लोगों ने भी टीका लगवाया हुआ, हमें भी कोई परेशानी नहीं हुई, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और तो फिर वो समाज में देखिए एक एजुकेशन लगातार चलनी चाहिए, और उससे फिर वो कुछ काफी भ्रांतियां दूर होती हैं और डर भी दूर होता है। जहां तक देखिए दूसरा सवाल क्या है, तो
देखिए सभी लोगों को जरूरी नहीं है कि वो दर्द हो या बुखार आए, ऐसा नहीं है टीके के बाद। काफी लोगों में होता है हल्का सा दर्द बुखार, तो उसके बाद भी पैरासिटामोल ले सकते हैं। लेकिन अगर एक गोली आप पैरासिटामोल की पहले ले लेंगे तो उससे भी कोई इतनी बड़ी हार्म होने की बात नहीं है। लेकिन हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप टीका लगवा लें और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। जी, और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। जी जी, बिल्कुल स्वागत के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप जो शब्द देते हैं पहले जो आप फर्स्ट टाइम पे आप तो 2 शब्द का परिमार्जन करते हैं, लेकिन अगर उससे किसी मायने में देखा जाए तो वो एक अर्थ आपको शब्द अनेक अर्थ निकालता है। यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से जितनी संबंधित बातें होती है वो आप फोटोकॉल में एक ही शब्द में बोल देते। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह हम जिन श्रोताओं के क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं वो बोल रहा जवाब। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी जी। आज बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक अपने बुक में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था होम साइंस में कि जो मिर्चा होता है जिसमें तड़का जो वगैरह लगाया जाता है तो सर उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर उसमें विटामिन सी पाया जाता है तो इससे सर ये बताएं कि क्या सही है? दूसरा, क्या विटामिन सी कोरोना के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है? इससे पता चलता है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय। जी रिंकी जी जानना चाहती हैं कि विटामिन सी किस तरह से हेल्प करता है गर्भवती महिलाओं में और हमारे कोविड से लड़ने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। कौन सा चीज? विटामिन सी। विटामिन सी, देखिए विटामिन सी जो है हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में जरूर हेल्प करता है। लेकिन हम ये है कि विटामिन सी की गोलियां खाने की सलाह नहीं देते। हाँ, जो नेचुरल फूड होते हैं जिनमें विटामिन सी होती है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, तो इस तरीके की चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए और ये हमारी डेफिनेटली एक अच्छी चीज होती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और ये सबको लेना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो, चाहे दुग्धपान कराने वाली महिलाएं हो या कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए ये फायदेमंद है। तो जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उनका जरूर सेवन करें, लेकिन विटामिन सी की गोलियां ना लें। गोली अगर कभी होती है तो डॉक्टर लोगों की सलाह पर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए दी जाती है, तो उसी के हिसाब से लें। ये नहीं कि रोज आप एक विटामिन सी की गोली लें, क्योंकि विटामिन सी की अगर आप लगातार गोली लेते हैं तो उसमें फिर पथरी होने का भी डर रहता है हमारे गुर्दे में, जो कि नुकसानदायक भी हो सकता है। जी, और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से इंद्रभान सिंह जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासेपल्ली जिला पुरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। प्रश्न ये है सर, कोविड मरीज की इलाज के दौरान अगर मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद क्या अस्पताल प्रबंधक इसकी सूचना परिजनों को देते हैं? जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है उसके परिजन का रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है। जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से पूछेंगे? सर, कोविड मरीज की इलाज के दौरान अगर मौत हो जाती है जी, और मौत हो जाने के बाद क्या अस्पताल प्रबंधक इसकी सूचना परिजनों को देते हैं? जी, जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है बिल्कुल उसके परिजन का रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वार्ष्णेय जी। बहुत ही है, इवन कोई भी व्यक्ति जब देखिए जब अस्पताल में आप भर्ती कराने जाते हैं तो जो भी उसका परिजन होता है, क्योंकि मरीज बीमार होता है तो हो सकता है कि वो मतलब सब बातें ना बता पाए, तो मरीज के जो भी रिश्तेदार भर्ती कराते हैं उनका मोबाइल फोन वहां पर रजिस्टर्ड होता है और मरीज के बारे में लगातार उनको जो है हर तरीके की जानकारी दी जाती है। अगर मरीज सीरियस होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है और नेचुरली अगर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाती है तो तुरंत ही उनके सारे जो भी रिश्तेदार जिनका नंबर वहां पर रजिस्टर्ड है उनको सूचना दी जाती है। और इसके अलावा आप वहां पे जो है डेस्क होती है हर अस्पताल में, चूंकि देखिए कोविड का पेशेंट है तो कोविड के पेशेंट में चूंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है तो वहां पे हम रिश्तेदारों को या औरों को तो नहीं जाने देते, लेकिन जो डॉक्टर वहां पे होते हैं, नर्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उनसे हर एक रिश्तेदार फोन करके अपने मरीज के बारे में रोजाना जानकारी कर सकता है क्या उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है और
अगर उनकी तरफ से भी कोई ज्यादा सीरियस बात होती है तो वो तुरंत ही आपको सूचना देते हैं। कई जगह जो है वीडियो कॉल तक की भी फैसिलिटी दी हुई है मरीज के साथ। मरीज से जो है अपना रिश्तेदार वीडियो कॉल भी कर सकता है, तो सब तरीके की सुविधा दी जाती है। जी, और अब हरियाणा में भिवाड़ी से प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं प्रमोद जी का क्या सवाल है। प्रमोद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे को जी ITP का केस है मेरा, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। मेरा सेप्लिन का ऑपरेशन हुआ था मेरा कई साल पहले। अब प्लेटलेट ठीक बनती हैं, नॉर्मल रहते हैं। और ITP के केस के बारे में बताइए जी, क्या होता है, और नहीं मोडरेना वैक्सीन कब तक आ जाएगी, ये भी बताइए जी। जी डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, ITP तो एक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा बोलते हैं उसको। एक इम्यून बीमारी होती है जिसमें हमारी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। आप कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन हो सका है, तो शायद उसमें स्प्लीन जो है तिल्ली होती है उसको हम निकाल देते हैं, तो उससे फिर ये बीमारी स्टेबलाइज हो जाती है। और अब आप ठीक हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको कोई वैक्सीनेशन वगैरह का आप हैं उपयुक्त अगर लगाया जाए तो आप बिल्कुल ना डरें, अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और अब फरीदाबाद से हमारे साथ कार्यक्रम में प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर वार्ष्णेय जी से ये पूछना चाहूंगा जी, हु गेव द नेम कोरोना टू दिस डेडली डिजीज एंड हाउ इट स्प्रेड वर्ल्ड? ओके डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, ये जो चीज है कोरोना बहुत पुराना वायरस है और इसमें जो है ह्यूमन कोरोना भी होता है और जो एनिमल से आता है वो भी कोरोना वायरस होता है, जिसको हम जीनोटिक डिजीज कहते हैं। ये जो कोरोना का नाम ये होता है कि जो इसकी बाहर की सतह है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें स्पाइक से दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा जो सूरज होता है, तो सूरज की जो किरणें होती हैं उसको हम कोरोना बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसी तरीके की चूंकि ये दिखाई देता है तो इसलिए उसका नाम कोरोना बोलते हैं, कोरोना वायरस है। और इसकी काफी वायरस है। जो सबसे पहले कोरोना वायरस आया था वो 2002 में आया था, और सार्स कोरोना वायरस उसको हम 1 बोलते हैं। फिर 2012 में उसी का एक और रूप आया जिसको हम मर्स कोरोना बोलते हैं। और अब ये जो है 2019 में जो है सार्स कोरोना वायरस 2 आया जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था। तो ये कोरोना एक साइंटिफिक नेम होते हैं और डिफरेंट वायरस के जो है साइंटिफिक नेम वो जो समाज जो संस्था होती है वो देती है, तो इस तरीके से इसका नाम कोरोना पड़ा। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वार्ष्णेय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये दूसरी लहर अब कम होती चली जा रही है, परंतु हमें जो है वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, सावधानियां पूरी बरतनी है जो हम पहले बरत रहे थे। अगर वैक्सीनेशन हमारे लिए उपलब्ध है तो जरूर अपना वैक्सीनेशन कराएं। अगर वैक्सीनेशन लग भी गया है या नहीं भी लगा है तो भी जब हम अपने सामाजिक व्यवहार में जब घर के बाहर निकलते हैं तो उचित तरीके का मास्क पहने और उचित तरीके से पहने और अच्छा मास्क पहने। और जहां तक पॉसिबल हो सामाजिक दूरी को अभी भी बना के रखें, अपने हाथों की सफाई बना के रखें, तभी हम जो है इस वायरस के प्रकोप से बचा सकते हैं। और जैसा बार बार चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी या चौथी लहर, तो उन लहरों से भी अपने देश को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण अभी भी बना हुआ है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।